नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट जीके सीरीज जो हमारी चल रही है दोस्तों। ठीक है, लूसेंट जीके सीरीज जो हमारी चल रही है उसका आज का हमारा टॉपिक हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना चैप्टर के आज हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना जो चैप्टर है उसका पूरा निचोड़ इस वीडियो में हमने ठीक है शामिल किए हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लूसेंट बुक से लिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस कोष की आत्मा की संज्ञा करते हुए यह संज्ञा ठीक है आत्मा यानी कि आत्मा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है वो है प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष बल दिया था। दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने विशेष बल दिया था प्रस्तावना पर। ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना है ये भारत के उद्देश्यों को ठीक है जो उद्देश्य है हमारे देश के उनको ये उजागर करती है, यानी कि उनको ये बताती है कि हमारे देश किस प्रकार से हमारा देश होना चाहिए। ऐसे उन उद्देश्यों को ये उद्घाटित करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ये होती है हम भारत के लोग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हम भारत के लोग। इन्हीं शब्दों से हमारे देश की जो प्रस्तावना है, देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है, इसलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता ठीक है मानी जाती है, यानी कि जनता ही सर्वोपरि होती है भारत में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, जब किसी राज्य या देश का जो अध्यक्ष होता है ठीक है, राज्य प्रमुख जो होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है हमारा वो हर 5 साल के लिए ठीक है उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो राष्ट्रपति है उसी के बच्चे या उन्हीं के परिवार से कोई वंशानुगत रूप से बनता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, इसीलिए उसको गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत में है एक दोस्तों भारत में होता है ना, भारत है एक भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है आपको बताना है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि राज्य सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से ठीक है व्यवहार करेगी उनके साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है। दोस्तों, भारतीय राज्य का क्या है कि किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, क्यों है? क्योंकि यह किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए इसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र होता है। दोस्तों, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है राज्य जहां अध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत रूप से ना हो। अध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, वो कैसा होता है? वो होता है निर्वाचित। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको, निर्वाचित जहां भी अध्यक्ष होगा उसको हम गणतंत्र कहेंगे। ठीक, मतलब ये एक विशेषता है गणतंत्र की कि वहां का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। ठीक है, नहीं तो वहाँ कोई दूसरी प्रणाली होगी। ठीक है, राज करने की कोई दूसरी प्रणाली होगी, जैसे राजतंत्र में राजा का बेटा या उसके परिवार से ही राजा बनते चले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में जो शब्द जोड़े गए थे वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये तो थे ही थे, इनके अलावा और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। ठीक है,
ये पूरा शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 3 जोड़े गए थे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 42वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में एक वंशानुगत शासक नहीं है, यह हम देख ही चुके हैं। ठीक है, भारत में एक निर्वाचित शासक होता है। शासक मतलब राष्ट्रपति, यानी कि देश का अध्यक्ष होता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि निर्वाचित होता है। तो इसलिए भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों कौन सा शब्द है जो उद्देशिका में नहीं दिया गया? देखिए भारत की संविधान की जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है और प्रभुत्व संपन्न भी है। लोक कल्याण जो है वो भारत की उद्देशिका में नहीं दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य जो होता है उसका उद्देश्य, मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन जो करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ये हम देख ही चुके, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद भी हो गया होगा अब कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो उसका चुनाव किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों क्रम बताना, हम इन शब्दों का क्रम बताना है कि वो क्रम कौन सा है जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। दोस्तों वो क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ये क्रम इन शब्दों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय की संविधान की प्रस्तावना जो दिया गया उसका अर्थ होगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, सेकुलर शब्द का अर्थ यही होता है कि सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता वहां पे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? दोस्तों वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग से जो अर्थ निकलता है वो निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना के इन शब्दों से शुरू होने से, यानी कि भारत के लोग, ठीक है, इन शब्दों से शुरू होने से ये इसका अर्थ निकलता है कि भारत का जो संविधान था उसका जो निर्माण किया गया था वो जनता के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों समाजवाद का क्या अर्थ होता है? दोस्तों समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय पे आधारित विचारधारा को ही समाजवाद हम कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों हमारे देश के संविधान में समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को ग्रहण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, दोस्तों किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ऑप्शन ए, यानी कि जनता की सर्वोच्चता, यानी कि जनता ही देश में सर्वोपरि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? देखिए फ्रांसीसी क्रांति का भी झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, और लेकिन चीन की क्रांति का नहीं झलकता। ठीक है, चीन की क्रांति का प्रभाव
प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, मूल संविधान में ये शब्द थे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वो तो 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, मूल संविधान में वो नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों संविधान के अंदर भारतीय जो लोकतंत्र है हमारा, उसके आदर्श हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों? उसके आदर्श हमें देखने को मिलते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, मतलब हमारे क्या आदर्श है हमारे देश के, वो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, उनको शामिल किया गया है कि हमें आने वाले भविष्य में किस प्रकार के आदर्शों को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था आपको बताना है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था, समाजवादी को भी जोड़ा गया था, और एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, या फिर उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, या भी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। दोस्तों उक्त शब्द यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 1976 में जोड़े गए थे। ये कथन सही होगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों हमारे संविधान ने जो अपनाया है लोकतंत्र का रूप, वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र का रूप हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान, गलत टाइप हो गया ये संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? दोस्तों किस रूप में स्वीकार किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को? देखिए, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, या उपयुक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, देखो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो बुक में इसका उत्तर दिया गया वो दिया गया डी। ठीक है, ये तीनों, इन तीनों से पता लगता है कि प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यही लुसेंट की बुक है जो उसके अंदर ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी ही दिया गया है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता, ठीक है, भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किस में निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति या संसद में? दोस्तों जो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में ही निहित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पे? मतलब संविधान के कौन से वो भाग हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें जो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं उनकी व्याख्या की गई है। दोस्तों ये की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आदर्श और आदेश, मतलब आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा जो दी गई है
ठीक है, उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसमें अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल किया गया है? दोस्तों, ये किया गया था प्रस्तावना में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? दोस्तों, क्या स्पष्ट नहीं होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से? देखिए, संविधान का स्रोत, शासन के उद्देश्यों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, या फिर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। देखिए, प्रस्तावना में जो है ना, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं दी गई है। ठीक है, ये नहीं दी गई है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तिथि दी गई है संविधान की प्रस्तावना में उन्हें देखेगी, वो तिथि कौन सी है? वो है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान जो हुआ था अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था। यानी कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, यानी कि दूसरे शब्दों में गए तो स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसलिए संविधान को लागू करने की तिथि संविधान की प्रस्तावना से हमें देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को उद्घोषित नहीं करता है? वो नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ दी गई है? ये दी गई है अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 में इसको दिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको दिया गया, इसको संविधान की उद्देशिका में नहीं दिया गया है। भारतीय उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक देते हैं कि राज्यों को राज्य को इस पे काम करना चाहिए, ये निर्देशन देते हैं। ठीक है, उद्घोषित नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का कौन सा नाम उल्लिखित है? वो है भारत और इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत और इंडिया जो नाम है, हमारे देश के दो नाम है। ठीक है, भारत और इंडिया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में ये बहस भी छिड़ी थी कि भारत का नाम इंडिया से बदल के भारत किया जाए। ठीक है, इंडिया नाम ना रख के हम इसको भारत कहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में पहले से ही ये वर्णित है कि भारत के दो नाम है। एक तो इंडिया है। ठीक है, जब संविधान बना था वो मूल रूप से अंग्रेजी में बना था, इंग्लिश में बना था, तो उसमें इंडिया शब्द यूज किया गया था। ठीक है, जब उसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो उसके अंदर इंडिया को कहा गया भारत। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, उसमें कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। भारत और इंडिया दोनों आधिकारिक नाम है हमारे देश के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से इंडिया ही नाम है, ऐसा नहीं है। भारत और इंडिया दोनों ही हम यूज करते आए हैं और संशोधन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है भारत करने के लिए इंडिया को। इंडिया ऑलरेडी भारत ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? दोस्तों, वो है भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार हो किया गया? ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दोस्तों। ये था 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस, ये गलत प्रिंट हो गया, ये है किस तिथि को, ठीक है, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 हो गया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए? दोस्तों वो इसलिए चुना गया था क्योंकि 1929 के अंदर, ठीक है, एक लाहौर का अधिवेशन होता है। ठीक है, ठीक है, लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है। ठीक है, लाहौर में। तो उस सम्मेलन में ये तय किया गया जाता है कि हम अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हम मांग करने वाले हैं। तो इसीलिए ये तय किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अपना। ठीक है, 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये तय किया गया था। ठीक है, इसीलिए 26 तारीख का सम्मान रखने के लिए ही भारतीय संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को चुना गया था। ठीक है, ये फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखने हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था, उसका कारण यही था मुख्य रूप से, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? दोस्तों ये आपको बताना है किस तारीख को भारत एक प्रभुत्व संपन्न, प्रिंट गलत हो गया यार, ये है प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। दोस्तों ये बना था 1950 में। ठीक है, इसी दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? दोस्तों संविधान का प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार किया गया, वो कब किया गया? वो किया गया था 1976 में। ठीक है, आप देख ही चुके हैं, जो कि 42वें संशोधन में किया गया था। 42वें संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया था, जो कि अभी तक एक ही बार किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 1976 में, बता ही चुका हूँ मैं आपको। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीयों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है? वो करती है पूजा की समानता। ठीक है, पूजा की समानता करने, ये पूजा की समानता उपलब्ध नहीं कराने का वादा करती है। ठीक है, मतलब कि वादा नहीं किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है। ठीक है, भारतीय के नागरिकों को पूजा की समानता के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। सामाजिक न्याय का वादा है, राजनीतिक न्याय का है, विचार की स्वतंत्रता का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूजा की समानता का नहीं कह रहा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? दोस्तों संविधान के उद्देश्य में संशोधन जो किया गया था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो कब किया गया था? 42वें संशोधन द्वारा किया गया था 1976 में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को, वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र लागू हो रखा है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही हमें पता लगता है कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, यानी कि लोकतंत्र लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मिक शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों ये था 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 42वां संशोधन 1976, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
मैं बता ही चुका हूँ आपको, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों किस में ये घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों ये कहा संविधान की प्रस्तावना में ये घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये भारत को कहा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? कौन है? भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है दोस्तों? वो है भारत के लोग। ठीक है, भारतीय संविधान के प्राधिकार के स्रोत जो हैं वो भारत के लोग हैं, यानी कि भारत के लोगों से ही भारत के संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और इस प्रकार की और भी वीडियो ठीक है देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन डालें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक लेके फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।